शुभ ऑडिबल हूँ मैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभ। हाँ, हम लोगों को आगे पढ़ना है। कल वाले टॉपिक में कोई डाउट हो तो पहले वो बता दो। नहीं, कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलिए, तो कल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे। हाँ, स्टार्ट हो गई है। तो कल हम लोगों ने कुछ बेसिक्स यहाँ पे पढ़ लिए थे कि भाई ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, ऑडिट रिस्क में क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक हमारा इनहेरेंट रिस्क होता है, एक आपका कंट्रोल रिस्क होता है, एंड देन आपका यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क हम लोगों ने डिफरेंट डिस्कस कर लिया। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल्स, है ना। ये इनहेरेंट रिस्क है। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क का मतलब हो गया भाई, कंट्रोल्स अप्लाई करने के बाद भी जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हमारा कंट्रोल रिस्क है। एंड व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? कि भाई आपने ऑडिट कर लिया, ऑडिट करने के बाद भी देयर मस्ट बी सर्टेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो अनडिटेक्टेड रिमेन अनडिटेक्टेड रह जाए, इट इज कंसिडर्ड कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आईएसए 315 क्या कह रहा है? आईएसए 315 कह रहा है कि दैट यू हैव टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट which is present due to fraud or error at the financial statement and the assertion level। assertion हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और आईएसए 315 ये कह रहा है कि भाई असेसमेंट करना क्यों है, क्योंकि इट विल गोइंग टू प्रोवाइड योर बेस फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यू नो दे आर मीन दे मेंट टू से कि भाई आप ताकि फर्दर कैसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जब परफॉर्म करोगे तो वो क्या परफॉर्म करोगे, किस नेचर के परफॉर्म करोगे, ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पे करना है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ना हम लोग चालू करते हैं। अब इन्होंने एक मिस स्टेटमेंट टर्म डिस्कस करी है, हालांकि है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी टर्म है। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? तो इनमें का भी जो होना चाहिए और जो हुआ है उन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग मिस स्टेटमेंट कहते हैं, है ना। तो होना क्या चाहिए? अ डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड था, जिस तरीके से जो अमाउंट एज पर रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, जिस तरीके से वो क्लासिफाई होना चाहिए था, जिस तरीके से वो प्रेजेंट होना चाहिए था, या उसका डिस्क्लोजर, है ना। अब रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? देखो ये चीज समझिए कि आप जब अकाउंटिंग करते हैं तो कोई भी चीज जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको उसका प्रेजेंटेशन जैसे होता है या डिस्क्लोजर उसका कैसे होता है, तो वो आप कैसे करते हो भाई? किसके? आप थोड़ा सा इस चीज को सोचिए और मुझे बताइए कि आप अकाउंटिंग में कोई अमाउंट जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या सोच के रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन क्या सोच के किया आपने, उसका प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से हुआ, ये सोचिए। कैसे करते हैं भाई हम लोग ये, क्यों और क्यों ही उस तरीके से करते हैं? बता सकते हो? इसका जवाब है आप लोगों के पास, किसी के पास? रूल्स या स्टैंडर्ड्स की वजह से। रूल्स या स्टैंडर्ड्स, दैट्स करेक्ट। हमारे स्टैंडर्ड्स, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सबने सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, है ना। यस सर। यस। हाँ, तो आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हर कंट्री के अंदर अपना लॉ है। उस लॉ में ये बताया गया है, जो लॉ स्पेसिफिकली बिजनेसेस के साथ डील करते हैं, तो उनके अंदर बताया जाता है कि भाई किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी जाएगी। तो वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं, एफआरएफ। ठीक है, इसको शॉर्ट में एफआरएफ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो कोई अमाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे वो डिस्क्लोज होगा, कैसे उसका प्रेजेंटेशन होगा, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन, हमको सबसे पहली चीज जो अकाउंटिंग में सिखाई गई है वो सिखाई गई है ट्रांजैक्शन वर्ड। सीखा है आप लोगों ने सबने 11th में एट द वेरी बेसिक लेवल की, क्या है भाई? कोई भी चीज इनिशियली है वो ट्रांजैक्शन है ना। यस सर। यस सबसे सर। इनिशियली आपने किसी को सामान बेचा, आपने खरीदा, आपने कोई सैलरी दी, आपने कुछ भी कोई भी यहाँ पर एक्शन जो हुआ है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। वो बेस होता है, वो रूट होता है।
और पूरी अकाउंटिंग में ये बहुत जरूरी चीज है कि उस ट्रांजैक्शन को आप कब आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। ये सबसे देखो, अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। आपको रूट पे यही समझना होता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे वो फाइनेंशियली स्टेटमेंट तक वो पहुंचेगा। ये आपको सारे स्टैंडर्ड इसी चीज के बारे में डील करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, सब चीजें हैं। तो वो अल्टीमेटली आपको यही समझा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज कैसे आइडेंटिफाई होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, कैसे क्लासिफाई होगी, कैसे डिस्क्लोजर होगा, कैसे प्रेजेंट, यही चीज बता रहे हैं वो यहाँ पे। यस और नो? yes, और वो होना वैसे ही चाहिए। ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है? तो अगर एज पर स्टैंडर्ड, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है तो उसको मिस स्टेटमेंट कहेंगे, सीधी सी बात है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? yes sir, ठीक है। तो अब लेकिन मिस स्टेटमेंट वर्ड में जो है, इट इज नॉट only limited to amount. It is even related to the presentation. कोई ट्रांजेक्शन को कैसे प्रेजेंट करना था, है ना? अब बैलेंस शीट अगर आपने एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं बनाई तो ये भी मिस स्टेटमेंट ही है भाई। अमाउंट की तो गलती नहीं है, हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में बनेगी तो उसी में बैलेंस शीट वैसे बनाओगे। यस और नो? yes, तो अगर आपके क्लाइंट ने वो बैलेंस शीट वैसे नहीं बनाई है, इट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज अ मिस स्टेटमेंट। हाँ भाई ये भी मिस स्टेटमेंट, ये इस तरीके से नहीं होता, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है इस चीज का, तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज है। चलिए, तो ये इन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन टर्म इन लोगों ने यहाँ पे समझाई है, जो बार बार हम लोग इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में और इवन प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने बार बार ये चीज पढ़ी होगी। ठीक है? अब ISA 450 ये कह रहा है कि जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, है ना, व्हाट इन कंडक्टिंग अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑडिटर्स विल बी। ठीक है? तो जब आप ये असेसमेंट कर लेंगे तो आपके असेसमेंट के बाद आपको क्या पता चलेगा, है ना? भाई सर आपने बोला असेसमेंट करना है रिस्क का, हमने किया रिस्क असेसमेंट, लेकिन इससे हमको पता क्या चलेगा ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। हमको क्या फाइनली हम लोगों के हाथ में क्या चीज आई है, वो जब चीज पता होगी तो वो पर्पस भी हो गया, वो ऑब्जेक्टिव भी हो गया। देखो भी असेसमेंट करना है तो एट द एंड हम लोगों को ये चीजें पता चलनी चाहिए। ठीक है? तो व्हाट विल बी द, इसको बेनिफिट भी बोल सकते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जब आप थॉरो असेसमेंट ऑफ रिस्क करेंगे तो आपको एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपको गलतियां जल्दी मिलेंगी। ठीक है? जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई वो कौन से एरियाज हैं जिनको मेरे को पहले ऑडिट करना है, ताकि उनके अंदर क्योंकि गलतियां शायद ज्यादा हैं तो मुझे जल्दी से मिल जाएंगी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? फर्स्ट पॉइंट। yes sir, तो वो एरियाज आपको आइडेंटिफाई हो गए। आप जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो उन जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज होंगे जहां पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का जहां इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जहां ये रिस्क का लेवल ज्यादा है, वो आइडेंटिफाई होंगे एंड यू विल बी एबल टू अकॉर्डिंगली प्लान दी प्रोसीजर्स एंड एड्रेस दैट रिस्क। आप एफिशिएंट, फोकस्ड एंड इफेक्टिव ऑडिट कर पाएंगे। इससे जो आपका इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इश्यू करने का रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस हो जाएगा, एंड आपके रेपुटेशनल प्यूनिटिव डैमेजेस होने के भी रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे। सो दिस विल ऑल यू विल गेट इफ यू हैव डन दी थॉरो रिस्क असेसमेंट। इसको मैं बेनिफिट्स भी बोल सकता हूँ, ये सारे फायदे हैं आपको होंगे अगर आप एक अच्छे से असेसमेंट करेंगे। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes sir, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर होते हैं फैक्चुअल। अब इन्होंने बोला है कि मिस स्टेटमेंट का क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो। वन इज फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, अदर वन इज जजमेंटल एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्टेड, है ना? तो फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट एक मिस स्टेटमेंट जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। अब डाउट कैसे नहीं है भाई मिस स्टेटमेंट से? फॉर एग्जांपल कि भाई कोई रिकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन की करने जा रहे थे, वो ट्रांजैक्शन 10,000 का ही था, ठीक है, और जबकि उसको रिकॉर्ड हमने कर लिया गलती से एक जीरो एडिशनल लगा के,
ठीक है, ये जब गलती पकड़ में आई, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है भाई इस चीज के ऊपर, ये मिस स्टेटमेंट है, क्लाइंट को भी पता है, ऑडिटर को भी पता है, हाँ ये मिस स्टेटमेंट है, 90,000 से ट्रांजेक्शन ज्यादा का रिकॉर्ड हो गया है ना, यस और नो, इट इज अ मिस स्टेटमेंट। Yes, sir. तो इट इज अ Yes, sir. फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, ये फैक्ट को लेकर के, तथ्य को लेकर के। दूसरा होता है जजमेंट, अ डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एट द ऑडिटर कंसीडर अनरीजनेबल और द सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब कुछ होते हैं जजमेंटल मिस स्टेटमेंट्स, है ना। देखो क्लाइंट जब अकाउंटिंग करते हैं, ये चीज वैसे इनिशियली मैंने पढ़ाई है आप लोगों को ना, शुरू के चैप्टर्स में, बट देखो एक बड़ी चीज है, शायद मुझे नहीं पता, आप, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, डिस्कशन मैंने किया नहीं किया, बट मुझे लग रहा है मैंने किया है। तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो एक बड़ी चीज होती है कि हमें नहीं पता होता, बट अकाउंटिंग में हम लोग एस्टिमेशन का यूज लेते हैं, और हम उसी एस्टिमेशन की बेसिस पे रिकॉर्डिंग भी करते हैं, ठीक है, इसी एस्टिमेशन की बेसिस पे रिकॉर्डिंग भी होती है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपने 11th क्लास से लेकर के आज तक ये चीज पढ़ी है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन सिर्फ, और कर रहे हैं तो Yes. क्या उसके एग्जांपल्स हैं? Yes, sir. Sir, examples है inventory valuations, कोई LIFO मेथड से मेजर करता है, कोई FIFO मेथड से करता है, कोई वेटेड एवरेज मेथड से करता है, या फिर जब हम किसी रिवैल्यूएशन सरप्लस, जब हम कोई लैंड या बिल्डिंग रिवैल्यू करते हैं तो उसमें भी एस्टिमेट्स यूज होते हैं। और कुछ एग्जांपल? वहां पर तो तुमने मेथड्स कौन सा सेलेक्ट करना है, हाँ से सब, हर मेथड से कुछ ना कुछ फर्क आएगा ना इस चीज, और कोई Yes. अच्छा एग्जांपल दो। Sir, So depreciation. provisions, depreciation. प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन, ये हमारे एग्जांपल हैं जहां पे दीज आर दी मैटर ऑफ जजमेंट्स, जहां क्लाइंट एक जजमेंट लेगा और वो कितना सही है या नहीं है उसको हम लोग, इट इज नॉट अ फैक्ट कि आप बोलोगे नहीं ये गलत है ये सही है, सही भी हो सकता है गलत, इट इज बेस्ड ऑन सब, इट इज ओनली एन एस्टिमेशन। अब जैसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्या चीजें जरूरत होती है, डेप्रिसिएशन की रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? Cost minus scrap value divided by useful life, और ये कुछ नहीं है? मेथड से है। कॉस्ट आपने ले लिया माइनस यूजफुल जो भी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, एक बात हो गई, और दूसरी चीज है सर एस्टिमेटेड लाइफ। Estimated useful life. तो कॉस्ट तो फैक्ट हो गया, लेकिन लाइफ तो सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन है एसेट का, ये तो मैटर ऑफ जजमेंट है कि भाई एसेट कितना काम करेगा। अब ये कैसे बताया जाए कि ये जो जजमेंट है ये 100% करेक्ट है या गलत है, कैसे बता सकते हो ये आप? नहीं बता सकते ना, ऑफ कोर्स सी बात है, बता नहीं सकते ना, हम नहीं बता सकते कि भाई ये चीज 100% करेक्ट आपने एस्टिमेशन किया। अब आप एक गाड़ी खरीद के लाए, ठीक है, और आप अपने एक्सपीरियंस से बोलते हो कि सर ये 10 साल चलेगी, तो ये आपने सिर्फ एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कुछ प्रीवियसली आपने कुछ चीजें देखी हैं उसके बेसिस पे आपने अजम्पशन लगाया है, ये एस्टिमेशन क्या किया 10 साल, ये गाड़ी ज्यादा भी तो चल सकती है ना, ये कम भी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है वो तो, यस और नो, Yes, sir. Yes. वो तो कुछ भी हो सकता है। तो ना तो क्लाइंट पूरी तरीके से 100% करेक्ट है इन जजमेंट्स में, और ना ही ऑडिटर हो सकता है, बट फिर भी देखो जब भी कोई जजमेंट लिया जाएगा इट विल बेस्ड ऑन सम रीजनेबल अजम्पशंस। कोई भी जजमेंट बेटा आप लेते हैं ना, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो रीजनेबल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है। अब अगर ऑडिटर को ये लग रहा है कि भाई से फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन जो आपने लाइफ का किया, ये जो क्लाइंट ने जजमेंट लिया उसको लग रहा है कि ये रीजनेबल अजम्पशंस के बेसिस पर नहीं लिया गया है, तो इस तरीके का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में आ गया है, इस मिस स्टेटमेंट को जजमेंटल मिस स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, तो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट जो ऑडिटर को लगे कि अनरीजनेबल है,
या अगर किसी तरह की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी गई है, सेलेक्ट करी गई है, जो ऑडिटर को लगता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है, तो ऐसे केसेस को हम लोग यहाँ पे जजमेंटल मिस स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसके जजमेंट में उसको लग रहा है गलत है, ये आपने गलत जजमेंट लिया, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सम रीजनेबल बेसिस। चलिए आगे समझ में यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे यस और नो? यस सर। तो फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है भी यहाँ पे, और जजमेंटल मिस स्टेटमेंट जिसके ऊपर डाउट हो सकता है, माइट बी वो सही लिए गए नहीं लिए गए, ठीक है, अपना अपना। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्टेड? देखो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। जब ऑडिटर ने सैम्पलिंग करी, से फॉर एग्जांपल आप गए, आपने 100 ट्रांजैक्शंस में से 10 ट्रांजैक्शंस की सैम्पलिंग करी, जिसमें से आपको 2 ट्रांजैक्शंस में मिस स्टेटमेंट मिले। तो अब आपका 100 ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोजेक्शन क्या हो गया? 10 का 2, 10 में से अगर 2 ट्रांजैक्शंस में मिस स्टेटमेंट मिले, दैट इज 20% ना। तो आपका 100 ट्रांजैक्शंस में क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन? उसी के 20 बेसिस पे हो जाएगा मिस्टेक। 20%, मतलब करीब 19 या 20 आप बोलोगे हाँ भाई और गलतियां हो सकती हैं इसके अंदर, है ना? यस और नो? यस yes sir, इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। तो इसमें और कुछ नहीं है, टोटल मिस स्टेटमेंट जो एक पॉपुलेशन के अंदर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सैम्पलिंग, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस The risk of material misstatement comprises inherent and control risk. ये मैंने कल पढ़ा दिया है। Inherent means the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure to misstatement that could be material before consideration of any related control. Clear है भाई, समझ में आ गया? वापस पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, काफी डिटेल डिस्कशन कर लिया था कल इसके ऊपर हमने। यस शुभ? yes sir, हाँ, अब यहाँ पे देखो, इनहेरेंट रिस्क आपका ज्यादा होगा कम होगा, वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा। चीजें जब कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो अपने आप गलतियां होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। होता ही नहीं होता? यस और नो? यस ठीक है, इनहेरेंट रिस्क कैन अराइज ड्यू टू नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, एंटिटी और द नेचर ऑफ बैलेंस इटसेल्फ। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि भी आप जब ऑडिट कर रहे हो, वो ऑडिट क्लाइंट जो है वो किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, एंटिटी कैसी है, ठीक है, नेचर ऑफ बैलेंस इटसेल्फ। एग्जांपल के तौर पे इन्वेंट्री इज इनहेरेंटली रिस्की। इन्वेंट्री हमेशा अपने आप में रिस्की होती है, नेचर उसका ऐसा है ना, चीज का, कि वो रिस्की है। ठीक है, आप क्या ऑडिट कर रहे हो ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीज डिपेंड कर रही है। आप हो सकता है आप डेटर्स की ऑडिट कर रहे हो, आप क्रेडिटर्स की ऑडिट कर रहे हो, तो जब आप इन्वेंट्री की ऑडिट करोगे तो इन्वेंट्री कंपैरेटिवली क्रेडिटर्स और डेटर्स के कंपैरिजन में रिस्की आइटम है ना? यस और नो? यस उसमें yes गलतियां sir, ज्यादा हो सकती हैं, उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा हो सकते हैं। इफ इट इज क्विकली बिकम ऑब्सलीट एज इट मे नॉट बी वैल्यूड। और इन्होंने बोला है कि मान लीजिए अब आपके अलग अलग क्लाइंट हैं, अब किसी क्लाइंट की इन्वेंट्री ऐसी है जो कि बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो वो इनहेरेंटली और ज्यादा रिस्की हो गई। क्यों रिस्की हो गई? हो सकता है कि भी उसकी वैल्यूएशन क्लाइंट सही से करता ही नहीं होगा। जिसके यहाँ पे जो इन्वेंट्री ज्यादा जल्दी खराब हो रही है, तो उसको उसकी वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। आपको कम करना पड़ेगा वैल्यूएशन, उसका करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंगली नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी रही नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस ठीक है, इसके अलावा आपके जो इनहेरेंट रिस्क के फैक्टर्स हैं वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वालिटेटिव क्या है? जैसे कोई जो आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो कितनी जल्दी बदल जाता है, कितना अनसर्टेन है, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट बाइस कितना हो सकता है, तो ये सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। ये कैसे फैक्टर्स हैं? क्वालिटेटिव, कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्टिव है, जल्दी से बदल जाएगी, अनसर्टेन है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑडिट्स के सब्जेक्ट मैटर को इनहेरेंटली रिस्की बना देती हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस नाउ दे हैव डिस्कस्ड दी सर्टेन एग्जांपल्स। प्रॉपर्टी, अब आप देखिए ये इनहेरेंट रिस्क इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, प्लांट इक्विपमेंट है, ये सब एसेट्स हो गए ना, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हैं ये सब। यस और नो?
Yes, sir. ठीक है। ओवर स्टेटेड इफ एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर इज ट्रीटेड एज, ये हमारा इनहेरेंट रिस्क के एग्जांपल है सारे ना। आपने कोई कंट्रोल अप्लाई नहीं किया, लेकिन क्या हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन किया, वो एक्सपेंडिचर रिपेयर्स पे किया जाता। अब ये रिपेयर किया है तो इसको आपको क्या कंसीडर करना चाहिए एज पर दी स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एसेट नहीं खरीदा ना, रिपेयर है। इज इट रेवेन्यू और इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर? Revenue expenditure. इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हम लोगों ने इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में गलत कर दिया और इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया। तो इस वजह से आपके एसेट्स ओवर स्टेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे एसेट्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फाइनल रिफ्लेक्शन विल बी इन द फाइनल, आपको एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े हुए लग रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व था और हमने एक गलत एक ट्रांजैक्शन को गलत आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको गलत ट्रीट कर लिया है। Overstated if asset life have been extended for depreciation purpose without any justification for the increase। आपके एसेट ओवरस्टेटेड हो सकते हैं अगर आपने एसेट की लाइफ को जो है वो विदाउट पर्पस यहाँ पे एक लंबे पीरियड तक के लिए मान लिया है कि एसेट काम करे। अब कोई एसेट चली गई 5 साल, लेकिन आप उसको कंसीडर करो कि नहीं नहीं 10 साल चलेगा ये, तो आपके एसेट ओवर स्टेटेड दिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यस और नो? डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली कम नहीं होगा, नहीं होगा ना? Yes, sir. ये है, ये मैटर ऑफ जजमेंट है। ओवर स्टेटेड इफ एसेट ऑर्डर्ड बट नॉट डिलीवर्ड बाय द रिपोर्टिंग डेट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्टेड डेट का मतलब होता है वो डेट जो कि जिस दिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दोगे। वो जनरली कौन सी डेट होती है? 31 मार्च, है ना? Yes, sir. तो आपने एसेट ऑर्डर कर दिए 31 मार्च से पहले, लेकिन वो 31 मार्च से पहले आपको डिलीवर नहीं हुए, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड 31 मार्च से पहले ही कर लिया है, तो आपके 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपके एसेट ओवर स्टेटेड दिखेंगे। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, इनको आप एक एक करके पढ़ सकते हो, है ना? ये इन्होंने कुछ बताए हैं। अब कंट्रोल रिस्क देख लेते हैं। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है कि भाई मिस स्टेटमेंट अभी भी that could be material and that could occur and that could be material will not be prevented, detected and corrected on a timely basis by। तो कंट्रोल्स अप्लाई करने के बाद भी जब कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को हम नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं ठीक कर पाते हैं, ठीक है, या उनको होने से नहीं रोक पाते हैं, तो ऐसे रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क को हम लोग कंट्रोल रिस्क कहते हैं। मैंने कल डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। क्लियर है भाई? समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. Now these are certain examples जो क्लाइंट को करने चाहिए कंट्रोल्स के। ऑथराइजेशन इज कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज द कंट्रोल, रिकंसिलिएशन इज द कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल्स होते हैं जो कि क्लाइंट को यहाँ पे यूज में लेने चाहिए ताकि किसी भी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे मतलब गलत ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से हम लोग रोक सके। दैट इज इनिशिएशन, प्रोसेस एंड रिकॉर्डिंग। अगर इफेक्टिव कंट्रोल होंगे तो गलतियां कम होंगी, ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो गलतियां ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, होगा नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कंट्रोल्स आर if controls are not, if a control will risk will increase and there will be greater risk of material misstatement during occurring in the final controls are covered in more, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया लास्ट, डिटेक्शन रिस्क। ये भी कल पढ़ लिया था। is the risk that the procedure performed by the auditor to reduce the auditing to acceptable will not detect a misstatement that exists and that could be material। सिंपल सी बात है। तो आप जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो उनसे हम लोग जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, इस चीज के रिस्क को डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। अब लेकिन हमको यहाँ से समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट कि भाई डिटेक्शन रिस्क आपके दो होते हैं, एक सैम्पलिंग रिस्क होता है, एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है। देखो सैम्पलिंग रिस्क बहुत सिंपल सा है, ठीक है, आप सैम्पलिंग करो, ठीक है, सैम्पलिंग के बेसिस पे जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचो, ठीक है, एक ये कंक्लूजन पे मैं पहुंचा, ठीक है। अब एग्जांपल में मैं ले लेता हूं कि भाई हमारे पास टोटल 100 ट्रांजेक्शन्स है पॉपुलेशन में। कितने ट्रांजेक्शन्स है भाई हमारे पास टोटल? 100. 100 ट्रांजेक्शन्स।
जिसमें से 10 का हमने सैंपल किया, ठीक है, और 2 ट्रांजैक्शंस मुझे मिस स्टेटमेंट्स के डिटेक्ट हुए, ठीक है। सो आई कंक्लूडेड कि हाँ भाई 20% यहाँ पे जो है वो मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। नाउ ये एक बात है, अगर मान लीजिए सैंपलिंग की जगह पूरे 100 ट्रांजेक्शन्स को मैं चेक करूं और उसका रिजल्ट या उसका जो कंक्लूजन है वो अलग आए, वो इतना है कि भाई यहाँ पे 40% गलतियां हैं, इतनी ज्यादा गलतियां हैं, तो ये जो आपने सैंपलिंग करी है सही सैंपलिंग नहीं करी है, इसका मतलब ना आपकी सैंपलिंग के बेसिस पे आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, अगर हम पॉपुलेशन के सभी ट्रांजेक्शन्स को चेक करें तो हमारा कंक्लूजन अलग हो जा रहा है। तो ये जो रिस्क है यहाँ पे, इसको सैंपलिंग रिस्क बोलते हैं बेटा। अब इसको रिड्यूस करना होगा, अब हमें नहीं पता ना कि क्या करना पड़ेगा, बट वो हो सकता है भी सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करके मेरा कंक्लूजन अलग हो जाए, लेकिन हम कर नहीं सकते, तो हमें इसको सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस करना होगा ना। हम कोशिश तो करें कि भाई हम क्या ऐसा करें कि हम लोगों का सैंपल इतना अच्छा हो ताकि अगर सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करें तो कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं है। ये रिस्क को रिड्यूस तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? यस सर। वो करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए वो तो सैम्पलिंग रिस्क समझ में आना है। सो इट इज रिस्क कि भाई हम सैम्पलिंग के बेसिस पे जो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करने के बाद जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो बहुत फर्क होगा। इस चीज के रिस्क को हम लोग सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस बाकी नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है भाई जो कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो अदर देन सैम्पलिंग की वजह से ना, सैम्पलिंग के अलावा अगर कोई दूसरा रीजन है यहाँ पे, जैसे कि आपने प्रोसीजर्स इनएप्रोप्रिएटली फॉलो नहीं किए हैं या आप कोई मिस स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करने में फेल हो गए, दूसरा कोई भी रीजन अगर सैम्पलिंग के अदर देन है जिसकी वजह से आप एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन पे पहुंच गए हो, उस चीज के रिस्क को हम लोग नॉन सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसलिए हमको ऑडिट करने की अप्रोच को इन रिस्पॉन्स टू रिस्क असेसमेंट, तो जैसा आपने रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क असेसमेंट के बाद जिस भी नतीजे पे आप पहुंचे हैं, कंक्लूजन्स पे आप पहुंचे हैं, उसी के बेसिस पे हमको फर्दर ऑडिट जो है वो प्लान करनी चाहिए, उसकी अप्रोच अकॉर्डिंगली हम लोगों को चेंज करनी चाहिए। अब वो कैसे होगा? आप ये देख सकते हैं कि भाई देखो क्या होता है कि जब आप ऑडिट करोगे ना, तो अनलेस एंड अनटिल रिस्क असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा, आपको नहीं पता कि इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे। नहीं पता, पहले रिस्क असेसमेंट होगा भी, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिस्क कितना इन्वॉल्व है ऑडिट करने के अंदर, उसी के बाद ऑडिट करेंगे। यस सर। ऑडिट यस तो बाद में होगी, अभी पहले रिस्क असेसमेंट होगा, ऑडिट होगी बेटा बाद में, पहले ही होगा रिस्क असेसमेंट। तो जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो आपका क्लाइंट अभी आपके लिए नया है, ठीक है, अभी आपने उसके बारे में जानना चालू किया, उसके प्रोसीजर्स को समझना चालू किया, आपने देखा कि उसमें उसके बिजनेस में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, कैसे सेल होती है, कैसे परचेज होती है, कैसे अकाउंटिंग वो लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पेरोल कैसे मेंटेन किया जाता है, ये कंट्रोल क्या क्या उसने सेटअप कर रखे हैं, कैसे कंट्रोल्स हैं, इन आईटी का वो लोग कितना यूज अपने, ये सब चीजें आप समझेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, उसके बाद उसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट होगा, फिर ऑडिट करी जाएगी। तो ये जो रिस्क असेसमेंट आप करोगे, आपको नहीं पता क्या आगे क्या होगा, तो जब आपकी रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एक चीज देखनी है, वो देखना है प्रोफेशनल कैपिटलिज्म की कितनी जरूरत है। प्रोफेशनल कैपिटलिज्म टर्म पढ़ ली क्या हम लोगों ने? यस सर, क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, शुभ एंड सिमरन क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म इज क्वेश्चनिंग माइंड, तो उसकी कितनी जरूरत रहेगी? क्या मुझे, अच्छा रिस्क असेसमेंट तक मुझे लग रहा था शायद मुझे ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होगी, बट रिस्क असेसमेंट के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमें ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत है, क्या हमें हमारी टीम को जो काम हम लोग जिस तरीके से उनसे करा रहे थे उस काम को कराने में, उसके नेचर में, उसके टाइम में, उसके एक्सटेंट में, उन सब चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है, क्या हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट्स को और लाने की जरूरत है, क्योंकि अब सी चीजें प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, हम जाते हैं तो क्लाइंट सब चीजें अच्छे से दिखाता है, तो क्या हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट लाने में जरूरत है, क्या हमें अपनी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी जिसमें
आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आ जाती है। अभी प्लानिंग पढ़ेंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे तो ये सब चीज आ जाएंगी। तो क्या इन सब चीजों में जो है वो चेंज लाने की जरूरत पड़ेगी। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिस्क असेसमेंट, देन यू हैव टू कंसीडर क्या मुझे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। देखो रिस्क आएगा, इसका मतलब ये नहीं उसको देखा और हम आगे चले गए। देखने के बाद आपको आपकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है। आपको देखना है कि कैसे इस रिस्क को हम लोग रिड्यूस करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है। हालांकि प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, बट ठीक है। तो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म का मतलब क्वेश्चनिंग माइंड कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस के बारे में अलर्ट रहना जो कंडीशंस आपको ये दिखाती हो कि यहाँ पे किसी तरीके के मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए आपको जो है वो इट इज सर्टेनली एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेशनल कि भाई आपका काम करते वक्त एटीट्यूड कैसा रहता है। क्या आप काम करते वक्त अपने क्लाइंट पे ज्यादा विश्वास कर बैठे हो और आपको उसके ऊपर डाउट नहीं हो रहा? ठीक है। तो यहां ऐसा क्यों आप कर रहे हो ना, समझ देखने वाली बात है। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, हमें एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, चाहे वो आप उस पर्सन को कितने भी पहले से जानते हो, उसके ऊपर कितना भी विश्वास करते हो। क्योंकि यही वो चीजें जिससे कि यहाँ पर आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। हम बेवकूफ नहीं बनने चाहिए। वी आर प्रोफेशनल्स, हमें पता होगा। देखो मैंने ये चीज बहुत इनिशियली बात करी थी कि आपका बिहेवियर आपके प्रोफेशन से बनता है। तो क्या होता है कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, लॉयर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, तो लोग इनको बहुत चंड टाइप का आदमी समझते हैं। और वो हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है ना, हम लोगों को सिखाया गया आप लोगों पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करोगे, है ना। इवन अगर वो अच्छा भी कर रहे हैं तो भी आपके मार्क में ये क्वेश्चन आएगा, यार ये अच्छा क्यों कर रहा है, ये मुझे क्यों पूछ रहा है, ये मुझे क्यों रिवॉर्ड कर रहा है, ये मुझे क्यों कुछ देना चाह रहा है, बिकॉज दे वांट समथिंग फॉर अस, है ना। यस और नो? यस। Yes, sir. तो दिस इज द एटीट्यूड व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर प्रोफेशन, और ग्रेजुअली आपका धीरे धीरे बन जाएगा। तो आप लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दोगे, भैया हो गया आप अच्छे, बढ़िया बात है। लोग ऐसा ही होता है कि लोग बहुत मीठा मीठा आपके सामने बोल रहे हैं, बट हमारे को दिक्कत है भैया, तुम मीठा बोल रहे हो तो भी हमारे को डाउट है क्यों बोल रहे हो। ठीक है। मेरी हेल्प कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मैंने मांगी तुम्हारी हेल्प? नहीं मांगी। तो हमारे तो कोई अच्छा भी करेगा तो भी हमको डाउट जाएगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। वी आर, हमारा काम ही लोगों को जज करना है ना। जज ही तो कर रहे हैं हम लोग। यस और नो? यस। हमारा तो काम ही लोगों को जज करना है ना। तो जब कोई कुछ करेगा तो हम उसको जज करेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है ना। यस। जी। हाँ, तो ये इसे प्रोफेशनल कैपिटलिज्म कहते हैं, और ये आपके काम में ड्यूरिंग द ऑडिट ये रहना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है। दिस रिक्वायर द ऑडिट टीम। अब प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के लिए जरूरत है कि आप क्लाइंट के बारे में अच्छे से जानते हो, आप अपनी टीम के साथ डिस्कशन करें। प्रोफेशनल कैपिटलिज्म नेसेसरी है ऑडिट एविडेंस के क्रिटिकल असेसमेंट के लिए। जब आपको कोई एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस का असेसमेंट करने के लिए भी प्रोफेशनल कैपिटलिज्म जरूरी होता है। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हो तब भी जरूरत है। And the assist the auditor remaining alert to audit evidence that is not biased towards corroborating the existence of risk or that may be contradictory to the existence of risk। ठीक है। अब आप कंसीडर करो कि आपके पास दो एविडेंस है। एक एविडेंस आपको ये लीड कर रहा है कि रिस्क नहीं है, और उसी की जगह आपको एक और एविडेंस मिला जो ये कहता है रिस्क है। ठीक है। तो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आपको मिलते हैं, जो ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो कोलैबोरेट नहीं करते। कोलैबोरेट करने का मतलब समझते हो? ये टर्म सुनिए, कोलैबोरेटिंग। यस और नो? यस। शुभ सिमरन, कोलैबोरेटिंग टर्म सुनिए भाई, क्या होता है कोलैबोरेटिंग का मतलब बताओ। या तुम बताओ। सो लाइक कंफर्म करना। लाइक कंफर्म करना, सपोर्ट करना। कोलैबोरेट करने का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है। तो मेरे पास एक एविडेंस है जो ये कह रहा है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ,
मेरे को एक और एविडेंस मिला जो भी ये कह रहा है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कंफर्म कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो ठीक है, लेकिन जब एक एविडेंस कह रहा है हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन मेरे को दूसरा एविडेंस मिला जो ये कह रहा है कि जिससे मेरे को डाउट क्रिएट हो गया, या फिर वो एविडेंस इस बारे में वो उतना कंफर्म नहीं कर रहा, वो या फिर पहले वाले एविडेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मेरे अंदर डाउट आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये मुझे किसी मिस स्टेटमेंट का इंडिकेशन दे रहा है क्या, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं आपको यही सिखा रहा हूं, देखो है ना, मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आप काम करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। इट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। आया समझ में? यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? यस सर। आ गया भाई सबको समझ में? आगे बात करें। Yes, sir. Next, they say professional skepticism is an attitude that is applied by the auditor when the professional judgments that then provide the basis for the auditor. जब आप प्रोफेशनल जजमेंट देते हो तब भी इसकी जरूरत होती है। ऑडिटर इसको अप्लाई करता है in determining when the auditor has the audit evidence that provide appropriate. तो ये आपको हर जगह पे अप्लाई करना है बेटा, पूरी ड्यूरिंग दी ऑडिट ये आपको अप्लाई करना। यू नो दे हैव गिवन अ सर्टेन एग्जांपल कि भी कैसे करोगे। तो जब एक एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो किसी डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करती है ना, इट इज प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। अब आप इसमें क्या करोगे, जब आपको इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली है तो आप आंखें बंद करके आगे बढ़ जाओगे और यू विल क्वेश्चन योर क्लाइंट। क्या करोगे? क्वेश्चन द क्लाइंट। विल क्वेश्चन द क्लाइंट कि भाई ये इन्फॉर्मेशन देखो मिली है, एंड मैं जो है इसके बाद मुझे मेरा काम करने का तरीका शायद बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस जो फ्रॉड इंडिकेट करें, कोई सर्कमस्टांसेस जो आपको सजेस्ट करते हो कि ऑडिट प्रोसीजर जो है उनके अदर देन आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये उन्हें एग्जांपल दिया। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। Yes, sir. एक ही एग्जांपल और पढ़ लेते हैं ना। अ कस्टमर ऑफ अ क्लाइंट इज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अभी सिर्फ नीचे का मत पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना। एक क्लाइंट है, ठीक है, उसको कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं आपके, है ना, आपके क्लाइंट को कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है ना, एंड हैज नॉट पेड एन इनवॉइस फॉर 6 मंथ। मतलब आपके क्लाइंट का भी क्लाइंट, मतलब आपके क्लाइंट का कस्टमर, ठीक है, उसको कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और पिछले 6 महीने से उसने अभी किसी इनवॉइस का आपके क्लाइंट का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, ये बोलते हैं, ये जाते हैं अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल डायरेक्टर्स के पास, उससे पूछते हैं कि भाई क्रेडिट टर्म्स क्या है, तो उन्होंने कहा हमारी तो 10 दिन की क्रेडिट टर्म्स है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का यूज कैसे करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? सर अगर क्लाइंट ने 6 मंथ से पे नहीं किया है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो बैड डेट में जाएगा, तो एसपीएल में शो होना चाहिए। तो हो सकता है या तो फाइनेंस डायरेक्टर अवॉइड कर रहा है ताकि प्रॉफिट ज्यादा दिखे। यस, वेरी गुड। तो आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए ना कि आपको कुछ कंडीशन दिख रही है कि भाई मेरे क्लाइंट का कोई कस्टमर है, पिछले 6 महीने से उसने पेमेंट नहीं किया, और आपकी क्रेडिट टर्म्स 10 दिन के होने के बाद भी यहाँ पे आपने आज तक उसका प्रोविजन नहीं बनाया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोफेशनल कैपिटलिज्म हमें जिस चीज के लिए चाहिए वो सिर्फ इस चीज के लिए चाहिए कि हमें देखना है कि इम्पैक्ट फाइनेंस, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट ये हो सकता है कि शायद क्लाइंट ने अपने डेटर्स को ओवर स्टेट कर रखा है ना, और माइट भी कोई फ्रॉड यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो मुझे अब यहाँ पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जिससे मैं कंफर्म करूं कि हाँ भाई ये कहीं ओवर स्टेटेड तो नहीं है, क्या इनको प्रोविजन बनाने की जरूरत थी, कंफर्म मुझे करना पड़ेगा। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इन्होंने क्या आंसर दिया, वेदर इट शुड बी राइट ऑफ द एफडी हैज इन्फॉर्म द ऑडिटर दे बिलीव दैट द डेट विल बी एज दे नेवर एक्सपीरियंस इन रिव्यू विद द कस्टमर, नो एक्सपेंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब इन्होंने क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहे हैं नीचे जाकर के
To exercise power, auditors should seek alternative corroborative evidence to support finance director claim. तो अगर वो कह रहा है तो मेरा प्रोफेशनल कैपिटलिज्म ये कहता है कि अगर ये ऐसा कह रहा है तो इसके लिए मैं एविडेंस मांगू, ठीक है। As they may not want to make allowance for the debt as they reduce profit, the auditor could review bank statement post year to identify if payment has been made, or could review any correspondence between the customer and the client indicating when payment might be made. These provide, तो आपको additional procedures perform करके कुछ additional evidences इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि आप ये make sure कर पाए कि हाँ भाई जो मुझे लग रहा है वैसा तो नहीं है ना। आगे समझ में आप क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये हमारा प्रोफेशनल कैपिटलिज्म कंप्लीट हो गया है। कल ऐसे ही एक और कंसेप्ट पढ़ लेंगे जो मटीरियलिटी के बारे में, ठीक है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ फटाफट, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर क्लियर है। यस सर। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है? यस यस। चलिए ठीक है, फिर क्लास आज ही खत्म करते हैं, कल पढ़ते हैं, है ना। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।